नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गिर नेशनल पार्क दौरे पर हैं, जहां पीएम ने सफारी के दौरान शेरों और चीतों का दीदार किया। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गिर नेशनल पार्क दौरे पर है, जहां पीएम ने सफारी के दौरान अन्य जंगली जीवों को भी देखा। तो वहीं पीएम मोदी ने 3 दिनों के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। वहीं विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने यहां जंगल सफारी का आनंद उठाया। उन्होंने गिर नेशनल पार्क की सफारी को आपको बताते चले कि उन्होंने गिर नेशनल पार्क की सफारी की, साथ ही पीएम मोदी ने 3 दिवसीय दौरे पर यहां कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। तो वहीं रविवार को उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी। इसके बाद आज वो जंगल सफारी का आनंद उठाते नजर आए। तो वहीं आपको बताते चले पीएम मोदी की लायन सफारी, पीएम मोदी आज गिर जंगल में। तो वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में वेलिज्म और राजकुमारी इंडस्ट्री से मुलाकात की। आपको बताते चले राजकुमारी से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही इस महत्वपूर्ण मुकालात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और बेल्जियम के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। तो राजकुमारी आपको बताते चले जो बेल्जियम के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली यात्रा पर आई हैं, ने भारतीय बाजार में बेल्जियम के उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि भारत की बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस मुलाकात से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों की और भी प्रगति मिलेगी। तो दिल्ली में पहुंची हैं बेल्जियम की राजकुमारी। भारत बेल्जियम के संबंध इससे और भी ज्यादा पुख्ता हो सकते हैं। भारत और बेल्जियम का सहयोग तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई और उससे रिवर फ्रंट के विकास के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि कैसे आर्ट ऑफ लिविंग के हजारों स्वयंसेवकों ने यमुना के घाटों पर सफाई अभियान चलाया था और हजारों ट्रक कूड़ा हटाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मां यमुना के साथ अन्याय करने वालों को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब आपके माध्यम से हजारों आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने यमुना घाट पे सफाई का कार्यक्रम लिया, जिसमें हजारों ट्रक कूड़ा निकाला गया, वो आपकी मुहिम इस दिल्ली में इस बार बदलाव की कारण बनी। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, आज दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे झाड़ू लग गई। मैं तो कहती हूं जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने मां को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जो उन्होंने विकसित दिल्ली का स्वप्न देखा है, उसको साकार करते हुए गुरुजी आज हम सब ने, मैं और मेरी पूरी सरकार ने, मेरे विधायक कैबिनेट आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे स्पीकर हैं, हमारे विधायक तिलक राम जी और हमारे सातों सांसद, जिसमें मेरी बहन कमलजीत जी स्वयं यहाँ उपस्थित है, हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महा आरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की पत्नी से मुलाकात की और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मदन लाल खुराना के योगदान और उनके तहत दिल्ली के विकास में किए गए कार्यों की सराहना भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मदन लाल खुराना का दिल्ली की राजनीतिक और समाज के महत्वपूर्ण योगदान था और उनका निधन दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी क्षति है। रेखा गुप्ता ने खुराना परिवार को अपने समर्थन और
आपको बताते चले आश्वासन भी दिया और इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहने की बात भी कही। मुलाकात के दौरान दोनों ने दिल्ली की राजनीति, खुराना जी के समय में किए गए विकास कार्यों और उनके स्थायी प्रभाव की भी चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को एक संवेदनशील और प्रेरणादायक फल बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे पर किनारे स्थित दुकानों में शराब बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ओवर स्पीडिंग और ड्राइव, आपको बताते ड्रंक एंड ड्राइव, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग रोड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना में घटित होने के मुख्य कारण भी उन्होंने बताए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूकता फैलाने का आश्वासन भी दिया है उन्होंने। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि शराब की दुकानों में, आपको बताते, साइनेज बहुत बड़े हैं, इन्हें छोटा किया जाए, बिना परमिट की बड़ी सड़कों में न चलने पाए और बसें, आपको बताते चले, बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाए। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की। साथ ही बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और बजट से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे सरकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जनता कल्याण के लिए समर्पित रहें। बैठक में राज्य की आगामी विकास योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। तो वहीं प्रमुख विभागों के संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। तो वहीं सीएम के साथ ने, आपको बताते चले, सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक ली। वहीं सीएम साय ने मुख्यमंत्री की बैठक के साथ छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट में बैठक ली। साथ ही आपको बताते चले, सीएम साय ने मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई मुख्य निर्देश भी दिए, संबंधित कार्यों को परीक्षा समीक्षा भी ली उन्होंने। साथ ही छत्तीसगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा ली। साथ ही आपको बता दें कि विकास से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने सबसे बातचीत की सीएम ने। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए विधायकों को। और साथ ही छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने ली कैबिनेट बैठक। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में व्यापारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर कटनी में औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटनी जिले में खनिज संपदा और कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में भी बड़े निवेशकों की रुचि देखी जा सकेगी, तो जिससे जिले में पर्यटन को नई दिशा भी मिल सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज अपनी कटनी के यहाँ के उद्योगपतियों के कार्यक्रम में बैठा था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कटनी हमारा उद्योग निवेश की बड़ी संभावना वाला स्थान है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब हम जिले में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तो आने वाले समय मिनरल की, फूड प्रोसेसिंग की और अन्य प्रकार की संभावना वाले एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ भी करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए विष्णु महायज्ञ और कृष्ण धाम में मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और ऐसे आयोजन राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने ये यज्ञ महायज्ञ को समाज में शांति और सौहार्द की भावना फैलाने का माध्यम बताया है। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड समारोह में
सैकड़ों श्रद्धालुओं और आपको बता दें कि वहीं समारोह में श्रद्धालुओं और प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। तो वही मुख्य आपको बताते चले प्रवेश द्वार का में उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने महायज्ञ में शामिल हुए सीएम भजनलाल। साथ ही आपको बता दें अहंकार पर अंत करता है ये विष्णु महायज्ञ, ऐसी बात उन्होंने कही। महायज्ञ में शामिल हुए थे सीएम भजनलाल। साथ ही आपको बताते चले कि विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए सीएम भजनलाल और मुख्य प्रवेश द्वार का उन्होंने उद्घाटन भी किया। अहंकार का अंत करता हूं, ऐसा विष्णु महायज्ञ में ऐसा उन्होंने कहा कि होता है। कि साथ ही महायज्ञ में शामिल हुए सीएम भजनलाल। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को एसएलबीसी सुरंग ढहने की घटना के बाद घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मौके पर चल रहे राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली और कहा कि सभी संभव मदद की जा रही है। इस हादसे में कई लोग फंसे हुए हैं और बचाव कार्य तेजी से जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावी परिवारों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया और प्रशासन से स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाने की अपील भी की। तो आपको बताते चले घटना स्थल पर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी, साथ ही रेस्क्यू के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी बात कही। वहीं आपको बताते चले रेवंत रेड्डी ने लोगों से की बातचीत, साथ ही उन्होंने इस कार्य को जल्द से जल्द खत्म होने की भी बात कही। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी और आपको बताते चले उन्होंने लोगों से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया। तो वहीं बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं भोजन आवश्यक के बाद आपको बताते चले भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे डिप्टी सीएम से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये अंतिम बजट होगा, लेकिन विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही से पहले विधानसभा के बाहर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा बजट का आज दूसरा दिन, जहां बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन था, साथ ही विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया, जहां आज दोपहर 2 बजे पेश होना था बजट और विपक्षी नेताओं ने किया ये जोरदार हंगामा। आज बताते चले आपको दोपहर 2 बजे पेश होगा बजट। आज विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां आपको बताते चले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर सत्र शुरू होने से पहले ही जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आपको बताते चले कि विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया। आज दोपहर 2 बजे पेश होगा बजट सत्र, जहां बजट के शुरू होने से पहले ही, इस सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने मिलकर बाहर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की लाश रोहतक में एक सूटकेस के अंदर पाई गई थी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद करके फेंक दिया गया था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्यारे को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई की। तो वहीं अब पुलिस ने सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे कई अहम बातें बताई है। आरोपी सचिन ने पूछताछ में बताया कि वह हिमानी का बॉयफ्रेंड था और स्वीकार भी किया है हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की थी। उसने बताया कि हत्या के बाद उसने हिमानी के शव को सूटकेस में डालकर उसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया था। वहीं सचिन ने यह भी बताया कि वह और हिमानी काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और रिश्ते में थे। पुलिस अब सचिन से आगे की पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हत्या के पीछे क्या कारण थे।
आपको बताते चले आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया गया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, ये अब रिलेशनशिप और ब्लैकमेलिंग से जुड़ता जा रहा है, इससे हम क्या समझे? देखिए, हिमानी हत्याकांड में जब उनका शव मिला उसके बाद से पूरा मामला पॉलिटिकल बन गया था। जो प्रदेश कांग्रेस है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी एसआईटी जांच की मांग की थी और उनकी मांग पर और जो कुछ लोगों का आक्रोश था, जो परिवार का आरोप था, उसके आधार पर एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए। लेकिन अब जब चूंकि सचिन की गिरफ्तारी हुई है तो कुछ नए खुलासे हुए और खुलासा ये है कि लगभग 1 साल पहले से सोशल मीडिया के जरिए सचिन और ईमान एक दूसरे को जानते थे और फिर उसके बाद उनके बीच में रिश्ते भी बने और कोई वीडियो, जो कि आरोप है सचिन का, जब उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि कोई वीडियो उसने बना लिया था और फिर वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लाखों रुपए उससे वसूल कर चुकी थी। और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हुआ था वो वीडियो जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। उस वक्त में राहुल गांधी के साथ साथ पदयात्रा करते हुए माने दिखाई दिए, उसके बाद से काफी चर्चा में थी। उसकी मां का हालांकि आरोप है कि इसमें और भी कांग्रेस से ही जुड़े लोग, पार्टी के अंदर उसका कद बढ़ता जा रहा था, तो कांग्रेस से ही जुड़े लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है या मिलीभगत हो सकती है। लेकिन जो अब तक की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है, जो सचिन ने बताया है कि असल में उसे ब्लैकमेल करके लगातार वो परेशान कर रही थी, उसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे। हालांकि सचिन खुद शादीशुदा, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ उसके रिश्ते थे, उसके घर आना जाना था। लेकिन पूरे मामले में जब राजनीति प्रवेश कर गई थी उसके बाद से जो कि सत्ताधारी दल है बीजेपी, उनकी तरफ से और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गए थे। हालांकि सरकार की तरफ से आदेश कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, कई टीमें गठित की गई थी ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और उस बीच में सचिन खुद ही सरेंडर करता है, गिरफ्तारी हो जाती है। वो खुलासा करता है कि पूरे मामले में असल में सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग का धंधा था, यानी वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और लाखों रुपए उससे वसूल चुकी थी। अब इसमें राजनीति क्या है, क्या कोई राजनीतिक दखलंदाजी है, ये अभी विचाराधीन है। इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि मां की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए हैं और वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि उनका आरोप यह है कि जिस तरीके से उसका कद लगातार बढ़ता चला रहा था पार्टी के अंदर, तो उससे पार्टी के लोग में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको नाराजगी थी या फिर वो लगातार उस पर दबाव बनाते थे। कई बार मारपीट की या फिर हाथापाई की नौबत कार्यालय में भी आई थी। तो अब पुलिस उस दृष्टिकोण से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी फिलहाल ब्लैकमेलिंग, दोस्ती और रिश्ते, इनके इर्द गिर्द की कहानी है। जी सर, क्या पुलिस अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है? देखिए, अब संभावित जिन पर भी आरोप लगेगा या जिनके नाम आएंगे, जो भी आरोप मां की तरफ से लगाए गए हैं, परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, अगर उसमें कोई नाम ऐसा होता है जिससे पुलिस को लगता है कि पूछताछ करनी जरूरी है, तो जरूर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वो किसी भी दल के हो सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ हत्याकांड था, उसके बाद क्राइम को लेकर सवाल थे, और फिर तीसरा जो सबसे बड़ा एंगल था वो था कि पॉलिटिकली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि हरियाणा में सब कुछ सामान्य नहीं है और वहां पर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर से जो विपक्षी दल है उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने जल्दबाजी में बहुत सारे आरोप तो लगा दिए, जांच की मांग भी कर दी और उसके लिए बाकायदा जांच बिठा भी दी गई। लेकिन पुलिस ने जब गिरफ्तारी की है उसके बाद जो खुलासे हुए उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ अंदरूनी लड़ाई भी है। और सबसे अहम बात जो ये है कि 1 साल से एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए जानते थे। मोबाइल एसेसरीज की दुकान वो चलाता है, उससे लाखों रुपए वसूल कर चुकी थी। उसके घर लड़के का आना जाना था और इनके बीच में संबंध भी थे और कोई वीडियो बनाकर वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। ये अब तक का खुलासा है। लेकिन पॉलिटिकली इसमें कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उनसे पूछताछ जरूरी है या नहीं है, ये पुलिस जब जांच आगे बढ़ाएगी तो उसके बाद शायद इसके बारे में जानकारी विस्तृत मिल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं चमोली में IBEX ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने कहा 28 फरवरी की सुबह माना एक BRO शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गया। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और खोज और बचाव अभियान शुरू किया। तो वहीं पिछले 3 दिनों में खराब मौसम के बावजूद दिन रात अभियान चलाया गया। आपको बताते चले कुल लोगों को बचाया गया और उनका इलाज भी विभिन्न चरणों से चल रहा है। वहीं दुर्भाग्य से इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई। सभी शव अब बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय सेना इस
त्रासदी से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। तो वहीं भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीमा सड़क और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के लिए किए गए अथक और पेशेवर बचाव अभियानों से कई लोगों की जान बचाई गई। On 28th February, early morning, a BRO camp in Mana was struck by an avalanche. The Indian Army immediately swung into action and mounted a search and rescue operation. The operation was conducted day and night, relentlessly over the last 3 days in inclement weather. A total of 46 persons have been rescued and are under various stages of treatment. Unfortunately, in this event, 8 lives were lost. All the mortal remains have now been recovered, with the last one being recovered at 16:43 hours today. The Indian Army conveys its heartfelt condolences to the families of the workers who lost their lives in this tragedy. Many lives were saved by relentless and professional rescue operations mounted by joint efforts of Indian Army, Indian Air Force, ITBP, NDRF, Border Roads and the state government. तो वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आज खजूरी चौक पर चल रहे सड़क दुष्टिकरण कार्य का निरीक्षण किया। आपको बताते चले, मंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जा सके। इस दौरान कपिल मिश्रा ने सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर भी दिया। मंत्री ने साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि काम में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और परियोजनाओं के हर चरण को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। तो वहीं कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक के आसपास रहने वाले नागरिकों से भी इस परियोजना में सहयोग करने की अपील की है, ताकि आपको बताते चलें कि इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जोन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रमेश शर्मा ने रमजान 2025 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं ये फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा, जहां रमजान के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्लैग मार्च के दौरान बरेली पुलिस प्रशासन और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित थे। तो वहीं एडीजी ने यह भी बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और सभी स्थानों पर सुरक्षा निगरानी तगड़ी की जाएगी, ताकि रमजान के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। तो वहीं पुंछ पुलिस ने पुंछ जिले के कस्बा और किरनी गांव में पाकिस्तान से सक्रिय 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल भूमि की 4 संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है, जो नजबुद्दीन, मोहम्मद लतीफ और मोहम्मद बरीश उर्फ टिक्का खान की है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग गए थे। वहीं पुंछ और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति भंग करने और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो वहीं भुवनेश्वर की प्रसिद्ध जामा मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन आपको बताते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और एक साथ इफ्तार किया। मस्जिद में विशेष दुआ और प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें रमजान के महीनों की अहमियत और सौहार्द का संदेश दिया गया। इफ्तार के कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और समाज सेवियों और धार्मिक नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मस्जिद परिसर में सामाजिक एकता और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।